हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग सेंटर पर। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अंसारी और आज से हम आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस, मतलब RTQ। और इस कोर्स का जो पहला सब्जेक्ट है वह हम ले रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। ठीक है, तो एक बार और बता देते हैं कि RTQ कोर्स में हम SSC JEE के प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स के क्वेश्चंस का सोल्यूशन बताने वाले हैं आपको। ठीक है, तो पहला सब्जेक्ट हमारा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपने सभी सब्सक्राइबर को थैंक यू बोलना चाहते हैं और उनको भी थैंक यू बोलना चाहते हैं जो हमारे वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर और लाइक करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 2011 में SSC JEE में जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सभी का सोल्यूशन बताएंगे और अगले वीडियो में आपको मिलेगा 2012 और 2013 के क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद 2014 और 2015 वाले, फिर आपको मिलेंगे 2016 में जो क्वेश्चंस आए हैं उसके लिए, फिर आपको मिलेगा 2018। इस तरीके से ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं RTQ कोर्स का पहला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द एरोनियस स्टेटमेंट कामा माइल्ड स्टील। ठीक है, ऑप्शन पढ़ रहे हैं। ऑप्शन ए है हैज टू यील्ड पॉइंट, ऑप्शन बी कह रहा है इज ए डक्टाइल मटेरियल, ऑप्शन सी कह रहा है हैज स्मॉल परसेंट एलोंगेशन एट फेलर और ऑप्शन डी कह रहा है सोज स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माइल्ड स्टील के लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक कथन जो है वो यानी आपको माइल्ड स्टील की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, तब जाकर के आप इसके आंसर जान पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग बनाते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील, वो भी टेंसाइल वाला। इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हो गया y एक्सेस और ये हमारा हो गया x एक्सेस। x एक्सेस पे हमारा स्ट्रेन होता है और इधर होता है हमारा स्ट्रेस। ठीक है, माइल्ड स्टील के लिए जो टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है वो यहाँ पर हम आपको बना रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, जब ये माइल्ड स्टील फेल होता है तो परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन वो होता है 25% से लेकर के 30%। ठीक है, और ये जो सबसे ऊपर पॉइंट दिख रहा है इसको बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट। ठीक है, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस जब इस मटेरियल में डेवलप हुआ होगा वो रहा होगा हमारा इसी पॉइंट पर। ठीक है, इसी को बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस या फ्यूज इसको डिनोट करते हैं। और ये डेवलप होता है जब मटेरियल के अंदर एलोंगेशन 15% लगभग हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 पॉइंट। उसके बाद देखिए ये जो कर्व है कुछ दूरी तक लीनियर चलता है। ये कर्व जो है O से लेकर के मान लेते हैं A तक लीनियर चल रहा है। ये पॉइंट को ही बोला जाता है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ठीक है ना, यहाँ तक जो ये रेखी दिखाएगा उसके बाद क्या होता है ये कर्व में कन्वर्ट होने लगता है ये पैराबोलिक होने, कर्व में कन्वर्ट होने लगता है। अगर पॉइंट B को देखा जाए यहाँ पर जिसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, ये वाला हल्का सा कर्व हो जाता है। ठीक है ना, तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही हुक्स लॉ हमारा वैलिड होता है। ठीक है ना, तो इस कर्व पर ये पॉइंट A होता है जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, पॉइंट B होता है बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, और इस पॉइंट को बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट जिसको C से डिनोट करते हैं। और ये तब डेवलप होता है जब माइल्ड स्टील में आप स्ट्रेन अथवा एलोंगेशन 0.12% आप लगभग डेवलप करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो पॉइंट है जस्ट नीचे इसको बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। एक यील्ड पॉइंट इधर मिल गया और एक लोअर यील्ड पॉइंट यहां मिल गया। ठीक है, इसको बोलते हैं यहां से यहां तक जो जोन होता है इसको बोला जाता है प्लास्टिक जोन, और यहां से यहां तक ये वाला जो जोन दिख रहा है इसी को बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे माइल्ड स्टील के बारे में कुछ जानकारी। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है माइल्ड स्टील हैज टू यील्ड पॉइंट। कह रहा है ऑप्शन कि माइल्ड स्टील के पास 2 यील्ड पॉइंट होते हैं। तो सही बात है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, तो पहला कथन सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन देखिए माइल्ड स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल। कह रहा है जो माइल्ड
माइल्ड स्टील है वह एक डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि डक्टाइल मटेरियल किसको कहते हैं, तब आप बता पाएंगे, ठीक है ना। डक्टाइल मटेरियल का ये मतलब होता है कि मान लीजिए कोई रॉड है, ये 100 मीटर का है, ठीक है ना, 100 मीटर का है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा करके खींच रहे हैं। जब फोर्स लगा के खींच रहे हैं तो ये बढ़ने लगा, बढ़ करके हो गया ये 5 मीटर और बढ़ गया, ये टोटल हो गया 105 मीटर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अगर इसके जस्ट बाद आप खींच रहे हो तो तुरंत ये टूट जा रहा है, तो ऐसे पदार्थ को बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। लेकिन अगर 5% से ज्यादा इलॉन्गेशन दिखा दे, अगर 5% से ज्यादा इलॉन्गेशन कर रहे हैं फिर भी ये रॉड नहीं टूट रहा है जिस भी मटेरियल का बना है, तो उसी मटेरियल को बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। और यहां पर देख रहे हैं जो फ्रैक्चर स्ट्रेन है वो है 25 से 30%, यानी हमें पता चल गया कि स्टील जो है वो एक डक्टाइल मटेरियल है, यानी ये वाला कथन भी आपका सही है, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि माइल्ड स्टील हैज स्मॉल परसेंट इलॉन्गेशन एट फेलर। कह रहा है तीसरा वाला ऑप्शन कि जो मृदु इस्पात होता है जब विफल होता है तो उस समय जो इलॉन्गेशन होता है, जो विकृति होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है ना। ये कह रहा है बहुत कम होता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि 25 से 30% जब इलॉन्गेशन होगा, परसेंटेज इलॉन्गेशन होगा, तब जाकर के ये विफल होता है, ठीक है ना। यानी यही वाली कथन जो आपका है वो गलत है, ये कथन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन डी कह रहा है माइल्ड स्टील सोज स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। कह रहा है जो मृदु इस्पात होता है उसमें स्ट्रेन हार्डनिंग जोन होता है, तो सही बात है, ये स्ट्रेन हार्डनिंग जोन है, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस में कह रहा है कि गलत ऑप्शन को बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत बात बता रहा है माइल्ड स्टील के बारे में, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा हमारा सी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा आपके पॉइजन रेशियो का, ठीक है ना, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है, यानी कि इसके बारे में आपको थोड़ा जानना पड़ेगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं देखिए, एक रेक्टेंगुलर कोई बॉडी ले रहे हैं, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर कोई बॉडी है इस तरीके से, ठीक है। अब क्या है, इसकी ये लंबाई हमारी यल है और इसकी जो ऊंचाई है मान लेते हैं हमारा कैपिटल एच है, ठीक है। लंबाई यल है और ऊंचाई जो इसकी है, मोटाई जो दिख रही है आपको कैपिटल एच है। हम क्या कर रहे हैं, इस पर फोर्स लगा करके खींच रहे हैं, दोनों तरफ जो है टेंसाइल फोर्स लगाया गया है, ठीक है, बराबर फोर्स है, खींचा जा रहा है। जब खींचेंगे तो इसकी लंबाई में इंक्रीमेंट होने लगेगा, ये बॉडी कुछ हो जाएगा इस तरीके से। जब इसकी लंबाई में इंक्रीमेंट होगा तो इसकी जो मोटाई रहेगी वो कम होने लगेगी, ठीक है ना। तो जब इस डायरेक्शन में जो एलोंगेशन होता है, देखिए मान लेते हैं इधर एलोंगेशन डेल्टा बाई 2 है और इधर हो गया हमारा डेल्टा बाई 2, यानी कि एलोंगेशन टोटल देखा जाए तो वो डेल्टा हो जाएगा। और स्ट्रेन बराबर हम लोग जानते हैं डेल्टा अपान एल, मतलब एलोंगेशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना। अगर फोर्स के डायरेक्शन में एलोंगेशन आपको दिख रहा है, स्ट्रेन आपको दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अथवा इसको बोला जाता है एक्सियल स्ट्रेन, ठीक है ना। और अगर इस फोर्स के परपेंडिकुलर कहीं पर स्ट्रेन पैदा हो रहा है, जैसे इसकी मोटाई में, मतलब डेल्टा अपान एच कर दें, इधर से अगर कोई डेल्टा का आपको डिफॉर्मेशन हुआ है, डेल्टा डिवाइड बाई एच कर दें, तो यहां पर जो स्ट्रेन पैदा होगा उसको बोलते हैं हम लोग लैटरल स्ट्रेन, ठीक है ना। तो जो पॉइजन रेशियो होता है ये होता है माइनस लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। पॉइजन रेशियो का जो डिफिनेशन होता है वो होता है इट इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अथवा इसी को बोला जाता है एक्सियल स्ट्रेन, ठीक है ना। एक्सियल स्ट्रेन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। माइनस साइन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये दर्शा रहा है कि अगर एक डायमेंशन बढ़ेगा तो दूसरा वाला घटेगा, ठीक है ना। अगर ये फोर्स जो है हमारा कंप्रेसिव रहता है, जब आप दबाते तो लेंथ छोटा होता है तो मोटाई इसकी बढ़ने लगती है। तो माइनस साइन कुछ और नहीं बता रहा है, ये बता रहा
है कि एक डायमेंशन घटेगा तो दूसरा आपका बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इसके डिफिनेशन के बारे में। तो म्यू बराबर एक चीज और होता है, एक होता है हमारा मॉड्यूलर रेशियो भी, ठीक है ना। म्यू बराबर होता है 1 मॉड्यूलर रेशियो। पॉइजन रेशियो आपका मॉड्यूलर रेशियो का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी म्यू बराबर लिख सकते हैं म्यू बराबर 1/m भी, ठीक है ना। इसी चीज की यहाँ पर बात हो रही है, इसकी वैल्यू की बात हो रही है कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, ठीक है ना। अगर ओवरऑल रेंज की बात करें, म्यू के ओवरऑल रेंज की बात करें, ओवरऑल रेंज ऑफ पॉइजन रेशियो, यानी कि 1/m मतलब m का मतलब यहाँ है मॉड्यूलर रेशियो। तो इसका ओवरऑल जो रेंज होता है वो -1 से लेकर के 0.5 तक होता है। -1 से शुरू होगा और जाएगा 0.5 तक, ठीक है। तो कुछ मटेरियल का आपको याद भी होना चाहिए म्यू का मान। जैसे हम बात कर लेते हैं, देखिए अगर कॉर्क की बात करें, अगर कॉर्क का तो म्यू का मान जो होता है वो 0 होता है। अगर ग्लास की बात करें तो ये होता है 0.05, और कंक्रीट का जो होता है वो होता है हमारा 0.1 से लेकर के 0.2, ठीक है। लेकिन पेपर में आएगा 0.15, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जब रिजिड पेवमेंट डिजाइन होता है तो वहां पर म्यू का जो मान लिया जाता है वो 0.15 लिया जाता है, ठीक है। तो ये तो आप इसको याद कर सकते हैं। अगर इलास्टिक मटेरियल की बात करें, तो उसका जो म्यू होता है 0.25 से लेकर के 0.33 होता है, ठीक है ना। अगर रबर की बात करें, अगर आप रबर की बात करते हैं तो इसका होता है 0.45, ठीक है। लेकिन अगर परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल, अगर परफेक्ट प्लास्टिक की बात करें तब परफेक्ट प्लास्टिक की बात करते हैं तो म्यू का मान होता है 0.5 होगा। तो म्यू का जो मैक्सिमम मान होगा वो होगा हमारा 0.5। तो यहाँ पर हम लोग कई चीजें देख लिए, पहले तो इसका डिफिनेशन, उसके बाद विभिन्न प्रकार के मटेरियल के लिए म्यू का मान, जैसे कॉर्क के लिए 0 होता है, ग्लास के लिए 0.05, कंक्रीट के लिए 0.1 से लेकर 0.2। लेकिन अगर रिजिड पेवमेंट डिजाइन किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में तो म्यू का मान 0.15 लिया जाता है। तो पेपर में आपको यही दिखेगा। अगर परफेक्ट प्लास्टिक की बात करें तो म्यू का मान 0.5 होगा। लेकिन अगर रबर के लिए म्यू का मान देखें तो 0.45 होगा। इलास्टिक मटेरियल के लिए जो म्यू का मान होता है वो 0.25 से लेकर के 0.33 होता है, ठीक है ना। तो इसका जो ओवरऑल रेंज चलेगा वो चलेगा -1 से लेकर के 0.5 तक, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ द कॉलम एंड आर इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रीस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स, फिर लगा है कामा, देन द इफेक्टिव लेंथ इज। हिंदी में बता देते हैं, यदि स्तंभ के सिरे प्रभावी ढंग से स्थिति में धारण किए हुए हों और दोनों सिरों पर घूर्णन के प्रति नियंत्रण हो तो प्रभावी लंबाई होगी, ठीक है ना। क्वेश्चंस कह रहा है कि एक कॉलम है आपका, ठीक है, एक कॉलम है, इसके जो इंड हैं इनको इफेक्टिवली पोजीशन में रखा गया है, मतलब कि इन पर सपोर्ट लगाया गया है, ठीक है ना। सपोर्ट दे दिया गया है, अब ये अपना स्थान नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। एक काम और किया गया है कि इनके जो इंड हैं उनको रोटेशन भी नहीं लेने देना है, मतलब कि इस पर स्लोप भी नहीं देना है। यानी कि आप देख रहे हैं अगर किनारे हम फिक्स कर दें तो यहाँ पर स्लोप आपका 0 होता है, मतलब यहाँ पर रोटेशन पैदा नहीं होगा। इस क्वेश्चंस का कहने का यही मतलब है कि एक कॉलम है और उसके दोनों किनारे जो हैं वो फिक्स कर दिए गए हैं, ठीक है ना। अगर दोनों किनारे फिक्स कर दिए जाएंगे तो इसका इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, ठीक है ना। जब इस पर वर्टिकल लोड लगेगा तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगा। तो इसका अगर देखेंगे लूप जब बनता है, इस पर लोड लगेगा तो इसका लूप जो बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। ऑफलाइन क्लास होता तो बहुत ज्यादा इसके बारे में बताते, लेकिन आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये कॉलम अकेले है बिना सपोर्ट के है तो उसकी जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं अनसपोर्टेड। तो ये हो जाएगा हमारा इसका इफेक्टिव लेंथ, और जब अनसपोर्टेड था तब ये यल था। तो ये जो इफेक्टिव लेंथ होता है ये होता है हमारे l/2 के बराबर, जब दोनों किनारे कॉलम के फिक्स हो, ठीक है ना। अगर क्या हो कॉलम के एक किनारे पर हिंज लगा हो, इधर
हिंज लगा हो और यहाँ भी हिंज लगा हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस में तब कहेगा कि कॉलम के जो दोनों किनारे हैं वो प्रभावी रूप से इफेक्टिवली अपने पोजीशन में हेल्ड कर दिए गए हैं, रोक दिए गए हैं, लेकिन रोटेशन में स्वतंत्र है, मतलब यहाँ पर रोटेशन होगा, यानी ये कह रहा है कि दोनों किनारे हिंज हैं। तब भी पूछ सकता है कि इसका इफेक्टिव लेंथ क्या होगा। तो आप देखेंगे इस लूप की जो पूरी लंबाई है, इफेक्टिव लेंथ पूरे यल के बराबर दिखेगी, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस कह दिया जाएगा कि एक किनारा फिक्स है, ठीक है ना, कॉलम के एक किनारे पर रोटेशन में और पोजीशन में दोनों के लिए प्रभावी रूप से रोक दिया गया है और दूसरे किनारे को भी प्रभावी रूप से रोका गया अपने पोजीशन में, लेकिन रोटेशन में नहीं। तब इसका ये मतलब है कि एक किनारा फिक्स है, दूसरे पर हमारा हिंज है। इसका जो लूप बनता है कुछ इस तरीके से बनता है और ये होता है हमारा इफेक्टिव लेंथ, ये होगा हमारा L/√2, ठीक है ना। एक कंडीशन और हो सकता है, एंड कंडीशन, एक किनारा हम लोग क्या कर रहे हैं, फिक्स कर दें, ठीक है, एक किनारा हम लोग फिक्स कर दें और दूसरे किनारे को फ्री कर दें, ठीक है ना। तब इसका लूप कुछ इस तरीके से बनेगा, ये लेंथ अगर L है तो ये भी लेंथ आपका L हो जाता है, तो इस समय इफेक्टिव लेंथ जो होगा वो 2L के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है दोनों किनारे फिक्स हैं, तो इफेक्टिव लेंथ जो होगा L/2 के बराबर होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्टील का जो प्रत्यास्था गुणांक होता है वो होता है, ठीक है ना। यंग मॉडुलस की बात कर रहे हैं, तो स्टील का जो यंग मॉडुलस होता है उसको बता देते हैं आपको। यंग मॉडुलस ऑफ स्टील होता है 2.01 × 10⁵ मेगा पास्कल से लेकर के 2.18 × 10⁵ मेगा पास्कल कहिए अथवा मेगा पास्कल को कहा जाता है न्यूटन पर mm², ठीक है। तो ये स्टील के लिए यंग मॉडुलस का मान होता है, ठीक है ना। लेकिन हमारे क्वेश्चंस में यंग मॉडुलस का मान दे रखा है ऑप्शन में E = 2 × 10⁵ मेगा पास्कल, ठीक है ना। इस क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 2 × 10⁵ मेगा पास्कल, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द बेंडिंग स्ट्रेस ऑन ए प्रिज्मेटिक बीम इज गिवन बाय, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक प्रिज्मेटिक बीम है, देखिए एक प्रिज्मेटिक बीम है। प्रिज्मेटिक बीम का मतलब होता है इसकी चौड़ाई, गहराई और लंबाई भी रहेगा, मतलब आपका क्रॉस सेक्शन दिखेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अगर इस बीम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो यहीं पर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अगर कोई इलास्टिक मटेरियल है तो जहां पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वहीं से न्यूट्रल एक्सिस गुजरता है, तो ये हमारा हो गया न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना। ये हो गया हमारा न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए एक कोई पॉइंट ले रहे हैं, कोई बिंदु P ले रहे हैं जो न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पर है, ठीक है ना, y डिस्टेंस पर है, ठीक है। और इस सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मान लेते हैं हमारा I है, और इसका जो प्रत्यास्था गुणांक है मटेरियल का वो मान लेते हैं हम लोग E, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसमें बेंडिंग हम लोग जनरेट कर रहे हैं, एक मोमेंट लगा रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट M। जैसे बेंडिंग मोमेंट M लगाएंगे वैसे क्या होगा, ये बीम जो है से मुड़ने लगेगा, ठीक है। जब मुड़ने लगेगा तो इस बेंडिंग मोमेंट के कारण इस पॉइंट पर एक स्ट्रेस पैदा हो जाएगा जिसको बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा, ठीक है। इसको हम लोग निम्न इक्वेशन से निकाल सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेंडिंग इक्वेशन, ठीक है। तो बेंडिंग इक्वेशन हम लोग जानते हैं, बेंडिंग इक्वेशन बराबर होता है हमारा M/I = σ/y = E/r। R होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, सिग्मा निकालना है, ऑप्शन में इन्हीं से रिलेशन है तो यहीं से सिग्मा हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा बराबर My/I, तो ये हो जाएगा सिग्मा बराबर My/I, ठीक है ना। तो ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच एसेंट्रिक लोड कामा इफ प्लेस्ड विद इन द सेंटर कोर शोन इन फिगर बिलो कामा डज नॉट प्रोड्यूस
टेंशन इन द कॉलम क्रॉस सेक्शन। हिंदी में देखिए पढ़ रहे हैं, कौन सा उत्केंद्र भार कामा यदि नीचे दिखाए गए चित्रों में केंद्रीय कोण के भीतर रखा जाए तो स्तंभ के अनुप्रस्थ परिच्छेद में तनाव पैदा नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक कॉलम ले रहे हैं। ठीक है ना, एक कॉलम ले रहे हैं जिसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है। जब ऊपर से आप देखेंगे तो ये रेक्टेंगल दिखेगा। हवाई जहाज में आप बैठ जाइए, हेलीकॉप्टर, वहां से आप देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है। ये आपका बी दिख रहा है, ठीक है, और ये आपका डी दिख रहा है। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है अगर बात करें तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होगी, बिल्कुल बीचों बीच। देखिए इसको लाइन से मिला दे रहे हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से। ठीक है ना, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, यदि आप लोड इस पर इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगा रहे हैं, देखिए इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर अगर आप लोड लगा रहे हैं, मतलब यही लगा रहे हैं, यही लोड है, ऐसे लगा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक लोड। कंसेंट्रिक लोड बोलते हैं और कॉलम को बोलते हैं कंसेंट्रिक लोडेड कॉलम। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें, लोड इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ना लगा करके यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ 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 इधर उधर लगाएं, बस इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को छोड़ करके, तो ऐसे लोडिंग को बोला जाता है एसेंट्रिक लोडिंग। मतलब कि यहाँ से छोड़ करके आप क्या करें, इधर लोड लगा लें, इधर लोड लगा लें, यहाँ लगा लें, यहाँ 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 यहाँ, बस उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर मत लगाइए। ऐसे लोडिंग को बोलते हैं हम लोग कंसेंट्रिक लोड। ठीक है ना, अब क्या होगा, अगर कंसेंट्रिक लोड लग रहा है, लोड अगर यहां लग रहा है, तो आप देखेंगे इस कॉलम के प्रत्येक फाइबर में कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। मतलब प्रत्येक मॉलिक्यूल संपीड़न में रहेगा। ये कॉलम नीचे की तरफ दबेगा, सब लोग संपीड़न में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर क्या होगा, यही लोड यहां ना लग करके यहां लग रहा हो, ठीक है ना, जब लोड ये यहाँ लगेगा तो क्या होगा, ये कॉलम जो है इधर की तरफ बेंड होने लगेगा। यहाँ पर इसका एक्सिस है और यहाँ से दूरी ई है। ये वाला लोड यहाँ पर एक मोमेंट क्रिएट करेगा जिसको बोलते हैं एसेंट्रिक मोमेंट, जिसके कारण ये कॉलम आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो फेस होगा, ये वाला फेस आपका कंप्रेशन में रहेगा और ये वाले जो फाइबर होंगे वो टेंशन में आने लगेंगे। ठीक है ना, तो टेंशन में आ जाएंगे। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कॉलम है जिस एसेंट्रिक लोड हम लोग लगा रहे हैं, लेकिन लोड को आपको ऐसे जगह लगाना है कि कॉलम के अंदर केवल कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट ना हो। ठीक है ना, तो चलिए बताते हैं एक और चीज। एक होता है हमारा कर्नेल कोर एरिया। कोर एरिया का मतलब यह है कि कॉलम के अंदर मौजूद एक ऐसा एरिया होता है, अगर उसके आप सीमा क्षेत्र के अंदर लोड लगाएंगे तो कॉलम जो होता है हमेशा कंप्रेशन में ही रहता है। ठीक है, उसी एरिया को बोलते हैं कर्नेल कोर एरिया। ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है आपका तो कर्नेल कोर एरिया जो होता है वो एक रोम्बस होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका जो साइज होता है, अगर साइज की बात करें, देखिए साइज तो ये होता है हमारा d/3 और ये वाला अगर साइज की बात करें तो ये होगा हमारा b/3। ठीक है ना, अगर केवल एसेंट्रिसिटी देखें, ये वाला एसेंट्रिसिटी तो ये हमारा होगा b/6 और इधर से देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा d/6। ठीक है ना, यानी कि अगर इस क्वेश्चंस का आंसर देखें तो दो ऑप्शन उसमें देखेंगे, ए और बी, जिसमें कर्नल कोर एरिया का शेप रेक्टेंगुलर बना है, जबकि रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। बी ऑप्शन में देखेंगे तो भी रेक्टेंगुलर बना है, जबकि ये रोम्बस बनना चाहिए, ऑप्शन बी ही भी गलत है। ऑप्शन सी में देखिए तो ऑप्शन सी में रोम्बस तो बना है, लेकिन जो इसका साइज बताया गया है वो d/6 बताया गया है, जबकि इसका जो साइज होता है वो b/3 होता है। अगर केवल इतनी दूरी देखते हैं एसेंट्रिसिटी वाली तो वो d/6 होता, तो ऑप्शन नंबर सी इसीलिए गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो उसमें जो साइज दिया गया है वो b/3 और d/3 दिया गया है, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है ना, तो आपको कर्नल कोर एरिया का शेप बना देते हैं। देखिए अगर रेक्टेंगल है, देखिए रेक्टेंगुलर सेक्शन है अथवा आई सेक्शन है, तो इनके लिए ये रोम्बस बनता है, मतलब चतुर्भुज होता है कर्नल कोर एरिया। लेकिन अगर सर्कुलर सेक्शन है तो इसका कर्नल कोर एरिया हमारा सर्कुलर ही होगा, हालो होगा तब भी। अगर स्क्वायर है तो इसका कर्नल कोर एरिया स्क्वायर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द वर्किंग स्ट्रेस ऑफ ए मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू बी, हिंदी इसका मतलब है किसी पदार्थ का कार्यकारी प्रतिबल
होता है। ऑप्शन ए है इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस के बराबर। ऑप्शन बी इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस। ऑप्शन सी लेस देन यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस से कम। ऑप्शन डी मोर देन यील्ड स्ट्रेस। ठीक है ना, ये हमारा है माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। इसमें आप देखेंगे इस पॉइंट को बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है ना, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस पाया जाता है, जो भी स्ट्रेस मटेरियल के अंदर डेवलप होता है उसी को बोला जाता है यील्ड स्ट्रेस। ठीक है ना, इसी को यील्ड स्ट्रेस बोला जाता है। इसको सिग्मा वाई से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, माइल्ड स्टील जो होता है या फिर 250 कहा जाता है, इसका जो यील्ड स्ट्रेस होता है वो होता है हमारा 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो आगे ये लिखा होता है वो लिखा होता है इसका यील्ड स्ट्रेस। ठीक है ना, ये तो बात हो गई हमारे यील्ड स्ट्रेस की। अब बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस की। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, माइल्ड स्टील एक ले ले रहे हैं। देखिए माइल्ड स्टील है और इसी पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमारा है 2 mm। ठीक है, मान लेते हैं 2 mm। तो जब आप 10 न्यूटन का लोड लगाएंगे और एरिया इसका 2 mm स्क्वायर है, तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा सिग्मा बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि 10 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो इस समय जो स्ट्रेस इसमें डेवलप होता है उसी को बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है ना, क्या ऐसा हो सकता है कि ये वर्किंग स्ट्रेस इससे ज्यादा हो सकता है? इससे ज्यादा कभी नहीं होगा, ये हमेशा इससे कम होना चाहिए, तब आपका मटेरियल जो होगा सेफ रहेगा, वरना वो फेल हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर भी नहीं करना है, इससे हमेशा आपका वर्किंग स्ट्रेस कम होना चाहिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस ई, शियर मॉडुलस जी एंड पॉइजन्स रेशियो म्यू इज गिवन बाय। ठीक है ना, क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है म्यू, ई और जी के बीच में रिलेशन। ठीक है, एक और इलास्टिक कांस्टेंट होता है जिसको के बोलते हैं, इसको बोला जाता है बल्क मॉडुलस। अब अभी इनके बारे में रिलेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है ई बराबर 2g1 प्लस म्यू। ठीक है ना, ये इनके बीच में रिलेशन होता है। अगर इनके साथ रिलेशन देखें, जी को ना देखें, इनके साथ देख लें म्यू और ई को, तो ये होता है ई बराबर 3k1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, म्यू के जगह जो है 1 अपान एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन के अनुसार बात करें तो जी बराबर निकाला गया, तो जी बराबर हमारा हो जाएगा, बाकी को इधर भेज दीजिए, ई अपान 2 1 प्लस म्यू। ठीक है, म्यू की जगह 1 अपान एम भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कह रहा है रिएक्शन एट सपोर्ट ए इज। ठीक है ना, क्वेश्चंस में कह रहा है सपोर्ट ए पर रिएक्शन क्या होगा। ठीक है ना, अगर इसके सलूशन की बात करें तब इस क्वेश्चंस में दिया क्या है, देखिए एक बीम है, उस पर एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ 20 किलो न्यूटन। ठीक है, और इस बीम को क्या है, फंसाया गया है सपोर्ट से। ये मान लेते हैं हम लोग ए है और ये सपोर्ट मान ले रहे हैं हम लोग बी है। ठीक है, क्वेश्चंस में ए और बी ही दिया गया है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 दिया है, ना मीटर में लिखा है ना सेंटीमीटर में, कुछ नहीं लिखा है, और ये भी दिया है हमारा 100। ठीक है, देखिए ये वाला जो फोर्स है ऊपर डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, मान लेते हैं जब ये ऊपर खींचेगा तो यहाँ पर रिएक्शन जो है इसके अपोजिट लगेगा, मान लेते हैं डाउनवर्ड लग रहा है, और यहाँ भी मान लेते हैं जो रिएक्शन है उसका भी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन आर है और यहाँ पर रिएक्शन आर भी है। क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, रिएक्शन आर ए का मान पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, बी के अबाउट जितने भी फोर्स मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं उन सभी का समेशन करके 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है ना, तो तुरंत आर ए का मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो फोर्स है यहाँ पर कितना मोमेंट क्रिएट कर रहा है इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला फोर्स है, मोमेंट बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक है, ये वाला फोर्स यहाँ पर जो मोमेंट क्रिएट करेगा कुछ इस तरीके से करेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज में अगर यहाँ पर मोमेंट क्रिएट कर रहा है ये वाला फोर्स, तो उसको हम लोग ले रहे हैं नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा -20 फोर्स हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा 200 है। ठीक है, तो 200 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इनका काम खत्म। उसके बाद ये वाला फोर्स है, देखिए इसका डायरेक्शन इधर है, ये वाला क्या कर रहा है
यहाँ पर जो मोमेंट क्रिएट करेगा, देखिए इसके बीच जो दूरी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 100 है, ये यहाँ पर मोमेंट क्रिएट करेगा इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में करेगा, ये होगा हमारा आर ए इंटू ये दूरी 100, ठीक है। जब हम लोग क्लॉकवाइज मोमेंट जा रहा था तो नेगेटिव ले रहे थे, अगर एंटी क्लॉक जा रहा है तो उसको हम ले रहे हैं पॉजिटिव, आर ए इंटू 100, आर ए इंटू 100 बराबर कर देंगे 0। बी हमारा हिंज है तो यहाँ पर मोमेंट ले रहे हैं हम लोग 0। आर ए का मान यहाँ से निकलेगा, बाकी को पक्षांतर कर दीजिए, आर ए गुणे 100 बराबर आ जाएगा, इसको इधर भेजेंगे 20 गुणे 200, 100 से 100 कट गया, ये 20 दूना 40, ठीक है, 40 किलो न्यूटन और डायरेक्शन हम लिए हैं नीचे की तरफ, ठीक है। तो जो आंसर होगा 40 किलो न्यूटन डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो डाउनवर्ड में ये लगेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फॉर द बिलो कैंटिलीवर बीम कामा द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट ए इज, ठीक है। हिंदी में देखिए, नीचे प्राप्त धरण के लिए ए पर अपरूपण बल का निरपेक्ष मान होगा, ठीक है ना। क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, एक बीम दे रखा है, ठीक है ना, एक कैंटिलीवर बीम दे रखा है, ठीक है, और इसकी जो सेक्शन की मोटाई है 0.55 दे रखा है, और यहाँ पर एक सपोर्ट दिया हुआ है फिक्स, यानी कि कैंटिलीवर बीम है, ये हो गया हमारा 2 मीटर, ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसी पर एक मोमेंट लगा है 2 किलो न्यूटन मीटर का, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है कि पॉइंट ए पर कितना शियर फोर्स जनरेट होगा, ठीक है ना। तो शियर फोर्स का जो डिफिनेशन होता है वो होता है कि सेक्शन एक ले लेते हैं, देखिए सेक्शन एक्स एक्स, इसको लेफ्ट बोलते हैं, इसको राइट बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आपको निकालना है इस सेक्शन पर शियर फोर्स, ठीक है, तो उसका डिफिनेशन क्या होता है, सेक्शन के लेफ्ट साइड अथवा राइट साइड, किसी एक साइड की बात करते हैं, मान लीजिए हम लोग राइट की बात करते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन होता है सेक्शन के राइट साइड वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स होंगे, फोर्स की बात होती है, जितना भी वर्टिकल फोर्स होंगे उन सभी का अलजेब्रिक सम के बराबर होता है शियर फोर्स, ठीक है ना। इस बीम में आप देख रहे हैं मोमेंट लगा है, फोर्स नहीं लगा है, यहाँ पर मोमेंट लगा है, तो इसीलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का शियर फोर्स जनरेट नहीं होगा, उसकी वैल्यू होगी हमारी 0। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द एंगल बिटवीन द प्रिंसिपल प्लेन एंड द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज, हिंदी कह रहा है मुख्य समतल और उच्चतम अपरूपण तल के बीच कोण होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सलूशन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉडी ले रहे हैं, ठीक है ना, एक रेक्टेंगुलर बॉडी ले रहे हैं, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जब इधर से आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये जो एरिया हमारा ए है, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं P, एक टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, दोनों तरफ लगा रहे हैं, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है ना। जब ये फोर्स हम इस बॉडी पर लगाएंगे तो ये फोर्स क्या करेगा, इस मटेरियल के शेप और साइज में चेंज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तुरंत इस मटेरियल के अंदर एक स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, वो होगा हमारा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। अब देख रहे हैं जो ये फोर्स लगा है इस एरिया के परपेंडिकुलर लगा है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर लगा है, यानी कि जो ये स्ट्रेस पैदा होगा इस पूरे एरिया में होगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो पूरे एरिया पर आपको स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, इसी प्लेन को, जिस प्लेन में ये स्ट्रेस पैदा होता है उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन, क्योंकि इस फोर्स के कारण किसी भी प्रकार का शियर स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा है। जिस भी प्लेन पर शियर स्ट्रेस का मान 0 हो, ऐसे प्लेन को बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन, और वो प्लेन जो होगा इस P के लंबवत होगा, ठीक है, यानी इसी को हम लोग बोल देंगे प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे, मतलब टाउ बराबर जहां पर 0 हो उसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल प्लेन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रिंसिपल प्लेन और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो प्लेन होगा उसके बीच एंगल कितना होता है, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और प्लेन यहाँ से खींच रहे हैं, देखिए एक प्लेन ले रहे हैं जो कि प्रिंसिपल प्लेन से थीटा एंगल पर झुका हुआ है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ऑब्लिक प्लेन।
ऑब्लिक प्लेन बोलते हैं, ठीक है ना। अब आप आगे इसको बढ़ाइए, देखिए जब पीछे बढ़ाएंगे तो इस पर जो ये फोर्स P काम कर रहा है, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इसके नॉर्मल हो जाएगा और एक इसके टेंजेंशियल हो जाएगा। जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा इस प्लेन पर शियर स्ट्रेस पैदा कर देगा, ठीक है, शियर स्ट्रेस पैदा कर देगा। उसका जो वैल्यू होगा, उस शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है वो होता है सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा तब ये एंगल हमारा कितना होगा, ठीक है ना। इसका मान तभी अधिकतम होगा जब साइन 2 थीटा का मान अधिकतम होगा, ठीक है ना। साइन 2 थीटा का मान, साइन 2 थीटा का मान अधिकतम एक ही हो सकता है, ठीक है। इसका एक मान तभी होगा जब इस थीटा की जगह आप 90 रखें अथवा 270 रखें, ठीक है। जब थीटा इस जगह पर जब 90 डिग्री रखेंगे अथवा 270 रखेंगे तब जा करके ये 1 होगा, यानी 2 थीटा बराबर आपको क्या रखना पड़ेगा, 90 डिग्री अथवा 270, ठीक है। यानी थीटा बराबर होगा 45 डिग्री अथवा 135 डिग्री, ठीक है। यानी जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा तब ऑब्लिक प्लेन पर जो शियर स्ट्रेस होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी टाउ मैक्स बराबर सिग्मा बाई 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। उस समय जो एंगल होगा ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है। लेकिन ऑब्लिक प्लेन जो हो अगर इस तरीके से बना हो, इस डायरेक्शन से बना हो, तो तब ये वाला जो कोण होगा वो हो जाएगा हमारा 135 डिग्री, ठीक है। तो ऑब्लिक प्लेन दो प्रकार के बनते हैं, एक फर्स्ट स्टेज वाला ये है, सेकेंड स्टेज वाला ये होता है, ठीक है ना। यानी जब थीटा बराबर 45 डिग्री होगा अथवा 135 डिग्री तब जाकर के ऑब्लिक प्लेन पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरेट होगा। तो क्वेश्चन हमारे पूछा गया है कि प्रिंसिपल प्लेन और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के प्लेन के बीच एंगल कितना होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन कहा गया है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तभी उत्पन्न होगा जब थीटा बराबर 45 होगा अथवा 135। तो ऑप्शन में हमारा 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फॉर सच एलिमेंट ओनली अंडर नॉर्मल स्ट्रेसेस कामा द रेडियस ऑफ मोहर सर्किल एज, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में, देखिए केवल सामान्य प्रतिबलों के अंतर्गत ऐसे तत्व के लिए मोहर वृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या है, एक एलिमेंट दिया है, टेंसर एलिमेंट बोला जाता है इसको, ठीक है ना। इस पर एक स्ट्रेस लगा है, इधर टेंसाइल स्ट्रेस 2 सिग्मा, इधर लगा है केवल सिग्मा, इधर लगा है केवल सिग्मा, इधर लगा है आपका 2 सिग्मा, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस सारे हैं, जिसका वैल्यू ज्यादा होता है उसको बोला जाता है मेजर टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। इसको सिग्मा 1 से भी डिनोट किया जाता है और इसको बोला जाता है माइनर टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। इसको सिग्मा 2 कहा जाता है, ठीक है। जब मोहर सर्किल बनाया जाता है तो 2 सिग्मा के बराबर एक लाइन खींचा जाता है, एक पॉइंट हम लोग ओ मान लेते हैं, यहीं से इसके बराबर एक लाइन खींचते हैं, ये हो गया हमारा कितना 2 सिग्मा, ठीक है। एक लाइन खींच रहे हैं, ये हो गया हमारा 2 सिग्मा, ठीक है ना। 2 सिग्मा हो गया। उसके बाद हम लोग माइनर स्ट्रेस का खींचते हैं यहीं से, तो इसको खींच के पहुंचाएंगे तो ये पहुंचेगा हमारा आधे दूरी तक, तो ये दूरी हमारी हो गई सिग्मा, ठीक है ना। अब क्या है, देखिए यहां से अगर यहां तक की बात करें, अगर यहां से यहां तक की बात करें तो देखिए 2 सिग्मा में से 1 सिग्मा हटाएंगे तो बचेगा हमारा यहां पर 1 सिग्मा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इतनी जो दूरी है 1 सिग्मा के बराबर, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका अर्धक करते हैं, आधा करते हैं, बिल्कुल आधा करेंगे तो ये दूरी आपकी हो जाएगी सिग्मा बाई 2, ठीक है ना। फिर इसी दूरी को क्या करेंगे हम लोग, मोहर सर्किल की त्रिज्या मान करके क्या करते हैं, एक वृत्त खींचते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग मोहर सर्किल, तब इसकी त्रिज्या हो जाएगी हमारी सिग्मा बाई 2, ठीक है ना। अथवा एक ऑप्शन और है, डायरेक्ट कर सकते हैं, मोहर सर्किल की जो त्रिज्या होती है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। जब मेजर और माइनर टेंसाइल स्ट्रेस का जो नेचर हो वो टेंसाइल हो तो आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। तो सिग्मा 1 बराबर 2 सिग्मा दे रखा है, तभी सॉल्व कर लें, 2 सिग्मा माइनस कर लेंगे हम लोग सिग्मा डिवाइडेड बाई 2, 2 सिग्मा में से 1 सिग्मा जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मोहर सर्किल की जो त्रिज्या हो जाएगी हमारी सिग्मा बाई 2, ठीक है ना। लेकिन अगर क्वेश्चंस में क्या करें, इसका डायरेक्शन चेंज कर दे, ऐसे
देखिए अगर डायरेक्शन में चेंज कर देंगे तो ये कंप्रेसिव हो जाएगा, जैसे कंप्रेसिव होगा ये साइन यहाँ पर बदल जाएगा, प्लस कर देंगे, माइनस की जगह आप क्या करेंगे प्लस कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसका भाई डायरेक्शन चेंज है तो यहाँ पर आप माइनस लिख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर इसका डायरेक्शन चेंज हुआ तो आंसर आपका दूसरा आ जाएगा। देखिए 2 सिग्मा प्लस सिग्मा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी 3/2 सिग्मा तब हो जाएगी इसकी त्रिज्या। लेकिन क्वेश्चंस में ऐसा नहीं, बाहर की तरफ ये डायरेक्शन दिया है मतलब टेंसाइल दिया, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा σ/2, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा क्वेश्चन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन दैट ऑफ कंक्रीट, इट इंडिकेट द स्टील इज, ठीक है ना। क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि स्टील का जो प्रत्यास्था गुणांक है वो कंक्रीट वाले से ज्यादा है, यानी कि स्टील की अगर बात करें तो स्टील का जो हमारा होता है प्रत्यास्था गुणांक मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है 2 × 10⁵ मेगा पास्कल न्यूटन पर mm स्क्वायर, और कंक्रीट का होता है 5000 √FC के, ठीक है ना। ये कंक्रीट का है, IS कोड 456/2000 के अनुसार। चलिए एग्जांपल के लिए ले रहे हैं M25 का प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है। तो FCK की जगह लिखना है आपको 25 का जो रूट लेंगे तो 5 आएगा, जैसे बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं 0.25 × 10⁵ मेगा पास्कल। तो आंसर की अगर बात करें तो क्वेश्चंस में तो यही दिया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। थोड़ी सी आपकी जानकारी बढ़ जाए इसके लिए हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किए हैं, जबकि इस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने लायक नहीं था, ठीक है ना। जितने भी ये क्वेश्चंस करा रहे हैं अगर आपको इनका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अथवा आप क्या करना है, राइजिंग सेंटर बस आप लिखिएगा, स्पेलिंग देख लीजिए सेंटर का CENTER, R के बाद E नहीं है, R से पहले यहाँ पर E है। अब जैसे यहाँ टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे आपको मिलेगा, तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको PDF में सारे ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये प्रश्न कह रहा है द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड ऑन ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट अंडर टॉर्क इज, हिंदी है इसका, बल आघूर्ण के अंतर्गत ठोस वृत्ताकार शाफ्ट पर बनने वाला अधिकतम अपरूपण प्रतिबल है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है, देखिए इसको बना रहे हैं सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, इधर फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इसका जो डायामीटर है क्या कर दे रहे हैं, देखिए सर्कुलर बना दे रहे हैं, इधर से आप देखेंगे कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है अथवा इसका केंद्र मान लेते हैं O, ठीक है। इसका जो डायामीटर है मान लेते हैं हम लोग D है, देखिए इसका डायामीटर हम मान लेते हैं D, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इस पर एक टॉर्क लगा रहे हैं, ठीक है ना, इस पर एक टॉर्क लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको पकड़ करके इधर से ऐसे घुमाना है, ठीक है। एक काम और करते हैं, ठीक है, इस पर कोई एक बिंदु ले रहे हैं, देखिए एक कोई पॉइंट ले रहे हैं शाफ्ट पर भी। हम क्या कर रहे हैं, O से मतलब इसके सेंटर से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P ले रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग टॉर्क लगाते हैं तो ये शाफ्ट जो है ऐसे घूमेगा, देखिए कुछ इस तरीके से घूमेगा, जैसे घूमेगा ये वाला पॉइंट हमारा आ गया मान लीजिए P' पर। जैसे यहाँ पहुंचा मतलब रोटेशन यहाँ से हुआ, जैसे यहाँ से रोटेशन हुआ तुरंत इस मटेरियल के अंदर एक शियर स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। P बिंदु पर एक शियर स्ट्रेस टाउ जनरेट हो जाता है, जिसको टॉर्सन इक्वेशन के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो टॉर्सन इक्वेशन जो होता है, टॉर्सन इक्वेशन होता है टाउ अपान R बराबर T अपान पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो सेंटर से स्मॉल r दूरी पर जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो हमारा होगा टाउ, ठीक है। इस टाउ का मान हम लोग निकाल सकते हैं, टाउ बराबर हो जाएगा हमारा T अपान IP इंटू स्मॉल r, ठीक है। अगर इस r का मान हम 0 कर दें, अगर इस r का मान 0 रखें तो टाउ बराबर 0, यानी अगर ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाए इसके केंद्र पर तो कोई भी शियर स्ट्रेस यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। यानी कि अगर ये पॉइंट अगर इसके सरकमफेरेंस पर रहता, बिल्कुल सतह पर रहता, यहाँ पर होता तो यहाँ पर अधिकतम ये डेवलप होता है। यानी कि अगर आपको टाउ का मान अधिकतम चाहिए तो ये जो पॉइंट स्मॉल r दूरी पर था वो इसके सरकमफेरेंस पे आना चाहिए, मतलब इस सर्कुलर शाफ्ट के ऊपरी सतह पर आना चाहिए। तो स्मॉल r बराबर जैसे कैपिटल R करेंगे टाउ जो हो जाएगा वो टाउ मैक्स हो जाएगा। कैपिटल R करेंगे, कैपिटल R की जगह आप लिख सकते हैं डायामीटर बाई
2 लिख सकते हैं, ठीक है। और सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है पाई डी की पावर 4 अपान 32, ठीक है। तो इस जगह पर क्या लिखना है, पाई डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 32। तो जैसे हम लोग लिखेंगे वैसे टाउ मैक्स का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो टाउ मैक्स बराबर हो गया टी अपान इसके जगह पाई डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 32 इंटू डी बाई 2। इस 2 से इसको काट देंगे 16 बार में और एक डी जो है यहाँ से कट जाएगा। तो टाउ मैक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 16t, 16 ऊपर चला जाएगा, 16t डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब, ठीक है ना। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट टिप ऑफ कैंटिलीवर बीम विद कंसंट्रेटेड लोड P एट द फ्री एंड एज। क्वेश्चन हिंदी में देखिए, मुक्त सिरे पर बिंदु संकेंद्रित भार P के साथ प्रास धरण की नोक का अधिकतम विक्षेप ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बीम है, कैंटिलीवर बीम है, इधर फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। यहीं पर एक पॉइंट लोड लग रहा है P, ये A है, ये B है, यहाँ की दूरी हम मान लेते हैं L है, ठीक है। तो इस लोड के कारण पूछा जा रहा है कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना होगा, ठीक है ना। तो आप चाहें तो डायरेक्टली इसको याद करें PL क्यूब अपान 3EI, ठीक है। और जो स्लोप यहाँ पर होता है वो होता है, स्लोप की अगर बात करें, स्लोप एट बी होता है PL स्क्वायर अपान 2EI, ठीक है ना। अगर आपको ये रिजल्ट डायरेक्टली याद नहीं है तो आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। आपको कंजुगेट बीम मेथड बताते हैं, तुरंत इस क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। बता रहे हैं आपको कंजुगेट बीम मेथड, ठीक है। अगर डायरेक्टली याद नहीं है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ठीक है, ये तो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है कैंटिलीवर बीम है, इस पर लोड P लग रहा है और ये दूरी आपकी L है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। देखिए तो इस बीम का इस लोडिंग के कारण जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा P इंटू L, ये जो दूरी हो जाएगी ये हो जाएगा हमारा P इंटू L। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको EI से डिवाइड कर देना है, ठीक है। यंग मॉडुलस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जहां फिक्स किए थे उसको फ्री कर दीजिए और यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए, ठीक है ना। इस किनारे को फ्री कीजिए और इसको आप फिक्स कर दीजिए, तुरंत ये बीम कन्वर्ट हो जाएगा कंजुगेट बीम में, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये लोडिंग आ गई जिसकी इंटेंसिटी PL अपान EI है, ये बन गया हमारा कंजुगेट बीम, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पॉइंट B पर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, ठीक है ना। तो अगर पॉइंट B पर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कंजुगेट बीम आप बनाए हैं, ठीक है ना, उस बीम के अंदर उसी बिंदु पर अगर आप बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो वही डिफ्लेक्शन के बराबर हो जाता है। तो लिख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट इन कंजुगेट बीम। बेंडिंग मोमेंट आप क्या करें, कंजुगेट बीम में निकाल रहे उसी पॉइंट पर, तो तुरंत वहां पर डिफ्लेक्शन पता चलेगा। अगर स्लोप निकालना है आपको पॉइंट बी पर तो कुछ और नहीं, यहीं पर आप क्या करें, शियर फोर्स निकालना है, ठीक है ना। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालने से पहले आपको इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो देख रहे हैं UBL है, तो ये हो जाएगा इसका एरिया के बराबर। अगर पॉइंट लोड की बात करें तो एरिया बराबर होता है, एरिया आपको दिख रहा है ट्रायंगल 1/2, बेस इसका L है और हाइट इसकी PL अपान EI है। तो ये हो गया हमारा PL स्क्वायर अपान 2EI। ये जो पॉइंट लोड है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर काम करेगा, ठीक है ना। तो इसको मिटा दे रहे हैं, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया। ये काम करेगा इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ट्रायंगल के, तो इधर से ये दूरी हो जाएगी पतले की तरफ से 2L/3 और ये हो गया हमारा PL स्क्वायर अपान 2EI, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो आपको डिफ्लेक्शन पता चलेगा। बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो ये हो गया बल और ये लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत, ये बल हो गया, ये लंबवत दूरी। तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ हो जाएगा बल हमारा PL स्क्वायर
अपान 2EI है, ठीक है ना। और लेंथ हमारा 2L/3, 2 से 2 कट गया आपका, यहाँ से L में L का गुणा करेंगे PL क्यूब हो गया, PL क्यूब, यहाँ 3 बचा है तो 3EI, ठीक है। जब प्रैक्टिस आप किए रहेंगे तो तुरंत कर लेंगे, अथवा इन सबको याद करेंगे तो पेपर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अगर स्लोप निकालना है तो यहीं पर शियर फोर्स निकाल लीजिए। शियर फोर्स का मतलब होता है सेक्शन के बाएं अथवा दाएं तरफ जितने वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं उन्हीं का योगफल। तो यहाँ पर एक ही फोर्स लग रहा है PL² / 2EI। तो अगर स्लोप निकालना है तो शियर फोर्स निकालेंगे PL² / 2EI, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, PL³ / 3EI, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, हिंदी है इसका, हुक्स नियम किसके लिए मान्य है। ऑप्शन ए है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ऑप्शन बी अल्टीमेट पॉइंट, ऑप्शन सी इलास्टिक लिमिट, ऑप्शन डी यील्ड पॉइंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ठीक है ना। तो बता देते हैं माइल्ड स्टील का स्ट्रेस और स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। क्या कहता है हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, यानी कि अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए तो ये हो जाएगा सिग्मा बराबर E × एप्सिलॉन, मतलब स्ट्रेन, ठीक है। ये दिख रहा है y बराबर mx दिख रहा है, और ये इक्वेशन बता रहा है लीनियरिटी की, ठीक है ना। ये बता रहा है कि जो कर्व बनेगा इसका वो लीनियर बनेगा, ठीक है ना। आप इस कर्व में अगर ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे कर्व जब बढ़ते बढ़ते जाता है तो कुछ दूरी तक ये लीनियरली चलता रहता है, मतलब रेखीय रूप से चलता है। उस पॉइंट को बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, समानुपाती की सीमा, ठीक है ना। अगर हम इस पॉइंट तक जाते जाते लोड हटा लें, जैसे लोड हटाएंगे तो जो भी बॉडी पर आप लोड लगा रहे हैं जो माइल्ड स्टील का है तुरंत वो पुराने शेप और साइज में आ जाएगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, लोड थोड़ा और बढ़ा रहे हैं, कर्व थोड़ा और आगे बढ़ता है, कर्व और आगे बढ़ा, मान लीजिए पहुंच गया पॉइंट बी पर। जैसे आप पॉइंट बी पर पहुंचे फिर से आप क्या कर रहे हैं, लोड को रिमूव कर दे रहे हैं। जैसे लोड हटाएंगे देखेंगे बॉडी फिर पुराने शेप और साइज में आ जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को कह दिया जाता है इलास्टिक लिमिट, इसी को बोला जाता है इलास्टिक लिमिट। आप देखेंगे ए और बी के बीच में जो कर्व है पैराबोलिक हो जाता है, रेखीय नहीं होता, जबकि हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बोलता है, यानी रेखीय होना चाहिए, जबकि यहाँ पर पैराबोला हो जाता है। आप देख रहे हैं ये जो कर्व है ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब समानुपाती सीमा तक ही रेखीय है, इसीलिए जो है ये हुक्स का नियम यहीं तक काम करता है, विद इन दी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। क्योंकि हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब रेखीयता की बात करता है, लीनियरिटी की बात करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।